हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने 5वें वीडियो तक देख लिया है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लिया है। आज हम 6वें वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। 6वें वीडियो में हम लोग सेलुलोज के बारे में जानेंगे। कुछ हम लोग 5वें वीडियो में भी सेलुलोज के बारे में जान रहे थे, तो कुछ चीज़ें बची रह गई थी सेलुलोज के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सेलुलोज के बारे में जानते हैं, आखिर सेलुलोज क्या होता है और कहाँ से प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग सेलुलोज के बारे में जानते हैं। आइए सेलुलोज के बारे में हम लोग जानते हैं, सेलुलोज हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो चलिए, सेलुलोज पर इमाइलेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इमाइलेज क्या होता है? जो भोजन को पचाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो होता है सेलुलोज जो होता है उसका शरीर में पाचन नहीं होता है। सेलुलोज कब्ज को दूर करता है, यानी कि सेलुलोज जो होता है वो शरीर में कब्ज नहीं होने देता है। एक व्यक्ति के दैनिक आहार में 8 से 15 ग्राम सेलुलोज होता है। 8 से 15 ग्राम सेलुलोज किस में होता है? व्यक्ति के दैनिक आहार में। ये चीज़ें याद करने वाली है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। सेलुलोज अघुलनशील होता है, यानी कि यह जल में घुलनशील नहीं होता है, यह जल में घुलता नहीं है। जानवरों के आंत में सेलुलोज को विभक्त करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। इससे सेलुलोज ऊर्जा में बदल जाता है। जैसा कि जो जानवर होते हैं उनके आंत में जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं जो सेलुलोज को तोड़ने का कार्य करते हैं, और जब सेलुलोज उनके शरीर में टूट जाता है तो वो ऊर्जा में बदल जाता है और उन्हें ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। तो आइए हम लोग सेलुलोज के प्राप्ति के बारे में जानते हैं, कहाँ से सेलुलोज प्राप्त होता है। तो आटे के चोकर, साबुत अनाज, दाल के छिलके, मूली, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, सलजम, प्याज, खुम्बी, खीरा, ककड़ी, सहजन एवं अन्य सब्जियों में सेलुलोज पाया जाता है। तो इन सारी सब्जियों में क्या है? सेलुलोज पाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं सेलुलोज के। आइए हम लोग आगे चलते हैं। और भी पॉलीसेक्राइड्स में जो चीज़ें हैं पौष्टिकता के आधार पर महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हेमीसेलुलोज की। हेमीसेलुलोज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेमीसेलुलोज पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, पॉलीसेक्राइड्स में ऐसे ये हेमीसेलुलोज हैं जो क्या है, पौष्टिक तत्वों के आधार पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पौष्टिकता को बनाए रखते हैं हमारे शरीर में। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। हेमीसेलुलोज में पेंटोज, हेक्सोज एवं यूरोनिक अम्ल उपस्थित होता है। क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं, ये चीज़ें याद करने वाली है, तो आप लोग याद रखिएगा। पेंटोजेज, हेक्सोजेज और यूरोनिक अम्ल उपस्थित होता है। सब्जियों में अल्प मात्रा में पाया जाता है, यानी कि हेमीसेलुलोज जो होता है वो सब्जियों में कम मात्रा में पाया जाता है। दाल व अनाज के छिलके में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हेमीसेलुलोज जो है वो दाल व अनाज के छिलके में ज़्यादा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में हेमीसेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा इन सब सारी चीज़ों को। मनुष्य के शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? हेमीसेलुलोज का भी पाचन नहीं होता है और सेलुलोज का भी पाचन नहीं होता है, क्योंकि पाचन में इमाइलेज एंजाइम कार्य नहीं करता है। इमाइलेज एंजाइम जो है क्या कार्य करता है? वो भोजन को पचाने का कार्य करता है, और सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की उपस्थिति में यह अपना कार्य नहीं करता है और ये शरीर में इनका पाचन नहीं करता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं पॉलीसेक्राइड से कुछ और पौष्टिक तत्वों के बारे में जानने के लिए। तो आइए पैक्टिन के बारे में हम लोग जानते हैं। पैक्टिन जो है, काफ़ी नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैम और जेली बनाते समय पैक्टिन की बातें ज़रूर आती हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पैक्टिन की। यह पके फलों के छिलके एवं जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। ये पके छिलके एवं जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। पैक्टिन फलों के नीचे, छिलके के ठीक नीचे उपस्थित होता है, यानी कि जिसको गुदा बोलते हैं, वो पैक्टिन के फलों के नीचे पाया जाता है, और वो गुदा के रूप में हम लोग कह सकते हैं, वो गुदा होता है। पैक्टिन जानवरों के सींग एवं खुर में अधिक पाया जाता है, यानी कि जो जानवर होते हैं उनके सींग जो होते हैं, और खुर का मतलब उनका पैर जो होता है, जो नाखून होते हैं उनके, उसमें क्या होता है? पैक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि पैक्टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वो
जानवरों के सींग और खुर में पाया जाता है। पैक्टिन का शरीर में पाचन नहीं होता है। जैसा कि पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, सेलुलोज का भी पाचन शरीर में नहीं होता, हेमी सेलुलोज का भी नहीं होता है। इसी तरह पैक्टिन का भी पाचन शरीर में नहीं होता है। फल उद्योग में पैक्टिन का बहुत महत्व है। जैसा कि हमने बताया कि जैम और जेली बनाने में इसकी बात जरूर आती है। पैक्टिन में चीनी तथा साइट्रिक अम्ल के साथ पकाया जाता है तो यह जेली के रूप में जम जाता है। यानी कि जेली को कैसे बनाया जाता है? चीनी और साइट्रिक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। जैम काफ़ी स्वादिष्ट होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैम काफ़ी स्वादिष्ट होता है। बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं। बच्चे बड़े सभी लोग जैम को बहुत पसंद करते हैं। पैक्टिन में जैम जेली का निर्माण अधिक होने लगा है। यानी कि आधुनिक समय में लोग जैम जेली को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और भी चीज़ें जानते हैं। तो चलिए आप लोग, पैक्टिन का उपयोग दवा निर्माण में भी किया जाता है। दवा निर्माण मतलब दवा के निर्माण में भी पैक्टिन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग कार्बोज की प्राप्ति के साधन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कार्बोज प्राप्ति के साधन कहाँ कहाँ से हैं, तो बहुत शॉर्ट में बताया था हमने। तो आज मैं विस्तार से बताऊंगी आप लोगों को कि कार्बोज प्राप्ति का साधन कौन कौन सा है। अनाज से प्राप्त होते हैं कार्बोज, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, रागी, जौ। इन सब अनाजों से क्या होता है? कार्बोज की प्राप्ति होती है। और कुछ ऐसे दाल वगैरह भी होते हैं, दाल, शक्कर, गुड़, खांड, बूरा, शहद से भी कार्बोज प्राप्त होता है। जड़ वाली सब्जियों से भी कार्बोज प्राप्त होती है। आलू, शकरकंद, जिमीकंद, अरबी, चुकंदर। और भी चलिए आगे चलते हैं। सूखे फल में भी कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं। किशमिश, अंजीर, मुनक्का, खजूर, सेब, नाशपाती, आम, मूंगफली, काजू, खोया, पनीर आदि कार्बोज प्राप्ति का उत्तम साधन है। जब कभी भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होती है तो हम इन सारे भोज्य पदार्थों को लेते हैं और अपने अंदर एनर्जी हम लोग पाते हैं। तो आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के कार्य को जान लेते हैं। अभी तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं किए हैं, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के कार्य के भी बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। सबसे पहला कार्य तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। ऊर्जा का सबसे अच्छा मुख्य स्रोत है ये कार्बोज। तो आइए हम लोग चलते हैं, कार्बोज के बारे में जानते हैं। कार्बोज क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। तो चलिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है ये कार्बोज। तो हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि कार्बोज जो होता है शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो ये ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने दैनिक क्रियाओं को हम लोग सुचारू रूप से संपन्न करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। प्रोटीन की बचत यानी कि जब हमारे शरीर में हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो उसकी भी बचत जो है कार्बोज करता है। कभी कभी देखिए आप लोग यहाँ पे, प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है। यानी कि आप प्रोटीन के जब चैप्टर में पढ़ रहे थे तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है, हमारे तंतुओं का निर्माण करता है, और जो तंतुएं क्रिया करते समय टूट फूट जाती हैं तो उनकी मरम्मत भी प्रोटीन करता है। तो कार्बोज एवं वसा की अनुपस्थिति में, जब हमारे शरीर में कार्बोज और वसा की मात्रा कम हो जाती है या नहीं रहती है, तो वो शरीर के मांग के अनुसार जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होने लगती है तो यही प्रोटीन जो होता है टूटकर ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। ये अपना वृद्धि एवं विकास करने के साथ साथ क्या करने लगता है? ऊर्जा भी देने का कार्य करने लगता है ये प्रोटीन। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। विटामिन बी समूह के संश्लेषण में, विटामिन बी समूह के संश्लेषण में मनुष्य के छोटी आंत में जो होती हैं जीवाणु उपस्थित होते हैं जो विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायक होते हैं। इन जीवाणुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोग एक बार और जान लीजिए, विटामिन बी समूह के संश्लेषण में मनुष्य की छोटी आंत में संश्लेषण इनका मनुष्य के आंत में नहीं हो सकता, मनुष्य के शरीर में नहीं हो पाता अगर ये जीवाणु उपस्थित नहीं रहते। जीवाणु उपस्थित रहते हैं तो इनकी वृद्धि एवं विकास के लिए क्या जरूरत होती है? कार्बोज की जरूरत होती है।
तो आइए आप लोग चलते हैं आगे। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, कैल्शियम के अवशोषण में भी कार्बोज काफ़ी सहायक होता है। कैल्शियम की अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती है। शरीर में कैल्शियम की अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती, और लैक्टोज क्या होता है, ये कार्बोज का ही एक रूप होता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और भी चीज़ें जानते हैं। तो चलिए, यकृत को स्वस्थ रखने में कार्बोज का जो कार्य होता है, यकृत को स्वस्थ रखने का भी कार्य जो है कार्बोज करता है। यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में कार्बोज अहम भूमिका निभाता है। यकृत में हानिकारक जीवाणुओं का नाश ग्लाइकोजन करता है, उसकी उपस्थिति में करता है। यानी कि जो यकृत होता है वो कार्बोज का काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, और इसमें हानिकारक जीवाणु जो होते हैं उनका नाश जो होता है क्या करता है, कौन करता है, ग्लाइकोजन करता है। और ग्लाइकोजन जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है ग्लाइकोजन। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी कार्बोज का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए चलते हैं। केंद्रीय नाड़ी संस्थान तथा मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। जब नाड़ी होती हैं या संस्थाएं होती हैं या मस्तिष्क होती हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। हर सेकेंड मस्तिष्क तथा नाड़ियों को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। जो हमारे शरीर में मस्तिष्क है या नाड़ियां हैं, उनको हर समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती। और ग्लूकोज ना मिलने पर इसका क्या होता है, बहुत ही बुरा असर दिखने को मिलता है। ग्लूकोज ना मिलने पर मस्तिष्क पर इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से नमस्कार।